हेलो एवरीवन, नमस्कार। वेलकम टू एस के पटेल आईएएस एकेडमी। एस के पटेल आईएएस एकेडमी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की क्लास में मैं बी के पटेल आप लोगों का फिर से वेलकम करता हूं। आज की क्लास से हम छत्तीसगढ़ की लोक कला और संस्कृति की श्रृंखला जो है वो शुरुआत करने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ पीएससी हो, चाहे छत्तीसगढ़ व्यापम हो, चाहे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम हो, चाहे रिटन एग्ज़ाम हो, सभी प्रकार के एग्ज़ाम्स में ये जो आपका पोर्शन है छत्तीसगढ़ की कला और संस्कृति से हमेशा से बहुतायत में जो है वो आपके क्वेश्चन बनते रहे हैं। चाहे छत्तीसगढ़ की आपका लोक कला के अंतर्गत लोकगीत हों, लोक नृत्य हों, लोक नाट्य हों, छत्तीसगढ़ के आपके वाद्य यंत्र हों, छत्तीसगढ़ के व्यंजन वगैरह हों, छत्तीसगढ़ के विवाह संस्कार वगैरह हों, छत्तीसगढ़ के पर्व एवं त्यौहार वगैरह हों, तो ये जो आपका एरिया है वो आपका बहुत बड़ा है। यहाँ से क्वेश्चन भी जो है वो आपका बहुतायत में पूछे जाते हैं। तो उसकी शुरुआत हम आज की क्लास से कर रहे हैं और आज की क्लास में हम मुख्य रूप से देखने वाले हैं छत्तीसगढ़ की जनजातियों में, जातियों में प्रचलित प्रमुख विवाह संस्कार के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है और बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि आज के क्लास में विवाह संस्कार में कौन कौन से विवाह जो हैं हम पढ़ने वाले हैं। तो एक परिचय करा देता हूं कि कौन कौन से विवाह हम देखने वाले हैं। मुख्य रूप से जनजातियों में जो आपके विवाह संस्कार प्रचलित हैं हम उनका अध्ययन करेंगे। इसमें से कई विवाह संस्कार आपको ऐसे मिलेंगे जो छत्तीसगढ़ की जनजातियों के अलावा सामान्य जातियों में भी प्रचलित हैं। ठीक है, इन विवाह संस्कार का नाम जनजाति पढ़ाने के दौरान जो है वो मैंने आपको बताया हुआ है कि किस जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित है। तो बहुत से जो आपके विवाह हैं, बहुत से जो विवाह के प्रकार हैं, उनको आपने पहले से सुना हुआ है। जनजाति पढ़ने के दौरान आप उनसे फेमिलियर हो चुके हैं। कुछ जो विवाह संस्कार हैं इसमें हम जो है वो आपका नए प्रकार के विवाह संस्कार भी जो है वो आपके पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम एक बार देख लेते हैं कौन कौन से जो विवाह संस्कार हैं वो पढ़ने वाले हैं। पायसोतुर विवाह, दूध लौटावा, पारिंगधन विवाह, गुरावट विवाह, पठौनी, ढुकू, पैठुल, लमसेना, ये सभी विवाह के प्रकार हैं। भगेली विवाह, पोटा विवाह, तीर विवाह, अर उतो, हल्दी पानी, पेडुल क्या होता है, सोपनी क्या होता है, गंधर्व क्या होता है। तो इन सभी विवाह के प्रकारों के बारे में आज की क्लास में हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बिना देर की आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और जनजातियों में जो आपके विवाह संस्कार हैं उनको जानने से पहले बेटा, विवाह से संबंधित छत्तीसगढ़ में जो जनजातियां हैं उनके विवाह से संबंधित कुछ सामान्य जानकारी जो है वो आपको पता होनी चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूँ। देखिए, चाहे छत्तीसगढ़ में निवासरत जाति हो, चाहे छत्तीसगढ़ में निवासरत जनजाति हो, ठीक है, ये जो आपके जाति होते हैं, ये जनजाति होते हैं, इनका अलग अलग क्या होता है, गोत्र। अर्थात जातियों की भांति जो जनजाति होते हैं बेटा, ये भी गोत्र में बटे होते हैं। ठीक है, लेकिन जनजाति में जो आपके गोत्र होते हैं इनको गण चिन्ह कहा जाता है या इनको टोटम कहा जाता है। टोटम या गण चिन्ह कहने का तात्पर्य है जनजातियों का क्या, आपका गोत्र। ठीक है, तो जनजाति जो है वो टोटम में, गण चिन्हों में या गोत्र में बटे होते हैं। और ये जो गोत्र होते हैं ये देवी देवताओं के आधार पे या देवी देवताओं के नाम पे जो है इन गोत्रों का जो है निर्धारण होता है। आप भी किसी न किसी जाति जनजाति से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता ही होगा, या नहीं पता होगा तो आप अपने परिवार में, ठीक है, जो बुजुर्ग हैं उनको पूछ सकते हैं, माता पिता को पूछ सकते हैं कि आप किस गोत्र से जो है वो संबंधित हैं। तो आप ये जो है वहाँ पे देखेंगे, ठीक है, आपको ये देखने में आएगा कि जो अलग अलग गोत्र होते हैं, अधिकांश जो गोत्र के नाम होते हैं वो कहीं ना कहीं देवी देवताओं से, उनके नामों से रिलेटेड होते हैं। तो उसी प्रकार से जनजातियों के जो टोटम या गण चिन्ह होते हैं वो देवी देवताओं के नाम के आधार पे जो है वो विभाजित रहते हैं। अब सामान्यतः आपने देखा होगा कि जातियों में जो विवाह होता है वो सगोत्री विवाह प्रतिबंधित रहता है। कहने का मतलब जो जातियां होती हैं वो एक ही गोत्र में विवाह नहीं कर सकती हैं।
विवाह कैसा होता है, विवाह बहिर्गोत्र में होता है, बहिर्गोत्री विवाह होता है। ठीक है, कहने का मतलब अलग अलग गोत्रों में विवाह होता है, एक ही गोत्र में विवाह नहीं होता है। सेम इसी प्रकार जनजातियां भी गोत्र बहिर्विवाह का पालन करती हैं। अलग अलग गोत्रों में क्या होता है, आपका विवाह होता है, बहिर्गोत्री विवाह होता है, या फिर बोल सकते हो कि गोत्र बहिर्विवाह का इनके द्वारा पालन किया जाता है। इनमें भी जो सगोत्री विवाह है वो क्या रहता है, प्रतिबंधित रहता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आती है विवाह के प्रचलन की। ठीक है, तो जनजातियों में देखिए खासियत है कि एक जो पुरुष है वो एक से अधिक महिलाओं के साथ विवाह कर सकता है। कहने का मतलब इनमें बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन है। ठीक इसी प्रकार एक जो स्त्री है वो एक से अधिक पुरुषों के साथ भी विवाह कर सकती है, अर्थात जनजातियों में बहुपति विवाह का भी प्रचलन है। ठीक है, इनमें जो मैरिज होता है वो मोनोगेमी भी होता है, पॉलीगेमी भी होता है। ठीक है, आपका बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन है, बहुपति विवाह का भी प्रचलन है। ठीक है, तो इसको एकल विवाह और बहु विवाह, ठीक है, एक पत्नी एक पति से विवाह या फिर बहुपत्नी बहुपति विवाह भी प्रचलित है। इसीलिए आप याद रखेंगे बेटा कि जनजातियों में एकल विवाह तो प्रचलित है ही, एकल विवाह के साथ साथ बहु विवाह का भी प्रचलन जो है वो दिखाई देता है। तो जनजातियों के जातियों के विवाह संस्कार पढ़ने से पहले ये सामान्य बातें आपको याद रखनी हैं कि जनजातियां जो हैं वो गोत्र में बटी होती हैं। इन गोत्रों को गढ़ चिन्ह या टोटम कहा जाता है और इस गढ़ चिन्ह टोटम या गोत्र का निर्धारण उनके देवी देवताओं के आधार पर होता है। जनजातियों में भी एक गोत्र में सगोत्र में विवाह करना प्रतिबंधित होता है। इसीलिए जनजातियां गोत्र बहिर्विवाह या बहिर्गोत्री विवाह का पालन करती हैं। अलग अलग गोत्रों में क्या होता है, विवाह होता है। साथ ही याद रखिएगा इनमें एकल विवाह का प्रचलन तो है ही, एकल विवाह के साथ साथ बहु विवाह का भी प्रचलन है। ठीक है, जिसमें एक पुरुष की एक से अधिक पत्नियां अर्थात बहुपत्नी विवाह का भी प्रचलन है और एक स्त्री की एक से अधिक पति अर्थात बहुपति विवाह का भी प्रचलन देखने को मिलता है। ठीक है, तो चलिए इन बातों को पहले मैं लिख देता हूँ, उसके बाद हम जो अलग अलग विवाह के प्रकार हैं उनको पढ़ते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है टोटम। मैंने अभी बताया टोटम क्या होता है कि जो जनजातियाँ होती हैं ये जनजातियाँ गोत्र या गण चिन्हों में बटी होती हैं। ठीक है, जनजातियाँ गोत्र या गण चिन्हों में बटी होती हैं जिन्हें टोटम कहा जाता है। ठीक है, टोटम का मतलब क्या हो गया आपका गोत्र। तो जनजातियां जो होती हैं वो गोत्र या गढ़ चिन्हों में बटी होती हैं जिसको क्या कहा जाता है, टोटम। ठीक, गोत्रों का विभाजन किस आधार पे होता है, तो मैंने बताया कि गोत्र का जो विभाजन है वो देवी देवताओं के आधार पर होता है या देवी देवताओं के नामों के आधार पर होता है। तो जनजातियों के गोत्रों का विभाजन देवी देवताओं के आधार पर किया जाता है। ठीक है, साथ ही साथ याद रखिएगा कि जो जनजातियां हैं वो सगोत्री विवाह प्रतिबंधित है उनमें, और जनजातियां गोत्र बहिर्विवाह का पालन करती हैं, अर्थात अलग अलग गोत्रों में जो है वो आपका विवाह संपन्न जो है कराया जाता है। साथ ही साथ मैंने बताया कि विवाह का जो प्रचलन है छत्तीसगढ़ की जनजातियों में एकल विवाह एवं बहु विवाह दोनों का ही प्रचलन है। ठीक है, एकल विवाह तो रहेगा ही, साथ ही साथ बहु विवाह का भी प्रचलन है, अर्थात बहुपति विवाह, एक स्त्री के एक से अधिक पति, और बहुपत्नी विवाह अर्थात एक पुरुष के एक से अधिक पत्नियों का भी क्या मिलता है, आपका प्रचलन मिलता है। ठीक है, तो एकल विवाह और बहु विवाह दोनों का जो है आपका प्रचलन है। तो इन सामान्य जानकारियों के बाद अब हम जो अलग अलग प्रकार के विवाह संस्कार है उसकी ओर आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं पायसोत्तर विवाह। ठीक है, बड़ा सरल है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, ध्यान से सुनते जाइएगा, जो लिखूंगा उसको समझते जाइएगा। देखिए बेटा,
पायसोत्तर विवाह जो है इसको अपहरण विवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपहरण विवाह। और ये मुख्य रूप से आपका गोंड जनजाति में प्रचलित है। ठीक, देखिए सबको हम एक वाइट बोर्ड के थ्रू जो है समझते हुए चलते हैं। पहला जो हमारा विवाह है वो क्या है आपका? पायसोत्तर। मैंने कहा पायसोत्तर विवाह क्या है आपका? एक अपहरण विवाह है। विशेष करके किस जनजाति में प्रचलन है? तो गोंड जनजाति। अब बात आती है कि कौन किसका अपहरण करेगा। तो सामान्य सी बात है कि इस विवाह में युवक द्वारा युवती का क्या किया जाता है? अपहरण करके विवाह किया जाता है। लेकिन याद रखिएगा ये पायसोत्तर जो है वो जबरदस्ती लड़की का अपहरण करके किया जाने वाला विवाह नहीं है। ठीक है, इसमें होता क्या है, आमतौर पे जब युवती के या लड़की के जो माता पिता होते हैं ये जब उस विवाह के लिए राजी नहीं होते हैं तो संबंधित लड़का या युवक या जो उसका प्रेमी रहता है उस लड़की को घर से भगा करके या बोल सकते हो उस लड़की का अपहरण करके इसे अपने साथ ले जाता है। बाद में समाज में इन्हें बुला करके विधि मान्य तौर पर जो है इनका विवाह कर दिया जाता है। और इस विवाह की स्वीकृति हेतु जो लड़के का परिवार होता है इसके परिवार को या लड़के के पिता को समाज में या जाति में एक जाति भोज देना पड़ता है, खिलाना पिलाना पड़ता है। ठीक है, और गोंड जनजाति में इस विवाह को किस नाम से जानते हैं? पायसोत्तर। तो अब आप समझ गए होंगे कि पायसोत्तर जो है वह एक प्रकार का अपहरण विवाह है जिसमें युवक द्वारा युवती का अपहरण कर विवाह किया जाता है। मैं लिखते टाइम शॉर्ट में लिखूंगा, यहाँ डिटेल में आपको समझा रहा हूँ। कंडीशन ये होता है कि जब कभी युवती के माता पिता विवाह के लिए राजी नहीं होते हैं तो संबंधित युवक या उस युवती का प्रेमी उसको अपहरण करके या उसको भगा करके ले जाता है। ठीक है, और उससे विवाह कर लेता है। ठीक, और इस विवाह को बाद में स्वीकार कर लिया जाता है और इसके लिए जो युवक के परिवार वाले होते हैं या युवक के पिता होते हैं उनके द्वारा जो है वो जाति भोज का आयोजन किया जाता है। समाज को खिलाना पिलाना पड़ता है और उनको स्वीकार कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका अपहरण विवाह। चलिए इसको लिखते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक, पायसोत्तर यह एक अपहरण विवाह है जिसमें युवक द्वारा युवती का अपहरण कर विवाह किया जाता है। विशेषकर किस जनजाति में प्रचलित है? तो ये विशेषकर गोंड जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, तो ये हो गया पायसोत्तर विवाह या आपका अपहरण विवाह। इसके बाद अगला जो हमारा विवाह है वो है आपका दूध लौटावा विवाह। ठीक है, अब देखिए ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, दूध और लौटावा। ठीक है, पहले इसमें होता क्या है वो मैं समझा देता हूँ, फिर याद रखिएगा। ठीक है, सामान्य सा जो है वो आपका तरीका है इसको याद रखने का। ठीक, दूध शब्द जो है वो आपका पारिवारिक संबंध को दर्शाता है। ठीक है, तो एक्चुअल में दूध लौटावा विवाह में कहीं ना कहीं जिनके बीच पारिवारिक संबंध होता है उनके बीच ही विवाह हो जाता है। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि जो ममेरे भाई बहन होते हैं या जो फुफेरे भाई बहन होते हैं, ममेरे भाई बहन कहने का मतलब मामा के जो बेटा बेटी होते हैं, मामा के जो लड़के लड़की होते हैं, इनसे शादी कर लेना। सेम उसी प्रकार के फूफा जी के, मौसा जी के जो आपके बेटा बेटी होते हैं उनसे जो है क्या कर लेना, आपका शादी कर लेना। तो कहीं ना कहीं इनके बीच जो है वो आपका भाई बहन का रिश्ता है, इसीलिए यहाँ पे दूध शब्द जो है वो प्रयोग किया गया है। दूध लौटावा इसे कहा जाता है। तो आम तौर पे सामान्य जातियों में भी ये विवाह प्रचलित है
जब योग्य वर या योग्य वधू नहीं मिलती है तो मामा के लड़के से, मौसा मौसी के लड़के से या फिर फूफा वगैरह के लड़के से जो है आपका लड़का से लड़की से एक दोनों का क्या कर देते हैं, विवाह कर देते हैं। ठीक है, तो इसको क्या कहा जाता है, आपका दूध लौटावा विवाह। याद रखिएगा, ममेरे फुफेरे भाई बहनों में होने वाला विवाह क्या कहलाता है, दूध लौटावा। ये विवाह भी खास तौर पे गोंड जनजाति में जो है वो प्रचलित है। और गोंड जनजाति के अलावा आपने देखा होगा सामान्य समाज में, सामान्य जातियों में भी इस विवाह का प्रचलन है। तो सामान्य सा विवाह है, याद रखिएगा, दूध लौटावा विवाह। इस विवाह में ममेरे फुफेरे भाई बहनों में, इनके बीच भाई बहन का ही रिश्ता है। ठीक है, ममेरे फुफेरे भाई बहनों में विवाह कराया जाता है। कहने का मतलब मामा, फूफा, मौसा के लड़का या लड़की से विवाह। ठीक है, और ख़ास तौर पे ये किस जनजाति में प्रचलित है, गोंड जनजाति में प्रचलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ये दो विवाह आप याद रखिएगा। पायसोत्तुर जो कि एक अपहरण विवाह, जिसमें युवक युवती का अपहरण कर विवाह कर लेता है, ये भी गोंड जनजाति में प्रचलन है विशेष करके। दूध लौटावा विवाह, इसमें ममेरे फुफेरे भाई बहनों में जो है आपका विवाह कराया जाता है, ये भी गोंड जनजाति में प्रचलित है। अगला विवाह है आपका पारिंगधन और नेक्स्ट है हमारा आपका गुरावट। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पारिंगधन का मतलब क्या होता है या पारिंगधन विवाह क्या होता है। ठीक, पारिंगधन में बेटा आप ये जो धन वर्ड है इसको ट्रेस करेंगे। ठीक है, अब इससे कैसे आपको याद रहेगा, आमतौर पे होता क्या है कि सामान्य रूप से आपने देखा होगा जो सामान्य विवाह होता है उसमें दो पक्ष होते हैं, एक हमारा वर पक्ष होता है और एक हमारा क्या होता है, वधू पक्ष। ठीक है, और एक सामाजिक अभिशाप आप जानते ही हैं जो कि होता है दहेज। दहेज आमतौर पे क्या करता है, दहेज आमतौर पे क्या होता है कि वधू पक्ष वाले वर पक्ष वालों को दहेज देते हैं, रुपया पैसा देते हैं या विशेष मूल्य देते हैं। ठीक है, तो ये मूल्य किसके लिए दिया जा रहा है, ये मूल्य दिया जा रहा है उस वर को प्राप्त करने के लिए। अगर आप इसको एक्सप्लेन करो कि लड़की पक्ष वाले लड़के पक्ष वाले को पैसा क्यों देते हैं, किसके लिए दे रहे हैं, उस वर को प्राप्त करने के लिए या उस वर के लिए दे रहे हैं, तो इस दहेज को दूसरे शब्दों में आप क्या बोल सकते हो, ये एक्चुअल में वर का क्या है, मूल्य है। 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख जो भी हो, ऐसा एक अभिशाप चलता है समाज में। ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वर मूल्य है, उस वर का मूल्य है। ठीक, पारिंगधन भी कुछ ऐसा ही है लेकिन ये जस्ट उल्टा है। पारिंगधन में ये होता है कि यहाँ पे वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को मूल्य दिया जाता है। उल्टा दहेज एक सामान्य भाषा में याद रख सकते हो, इसलिए अब इसे वर मूल्य ना कह करके इसे क्या कहा जाएगा, वधू मूल्य कहा जाएगा। ठीक है, तो पारिंगधन में क्या होता है, वर पक्ष के लोग वधू पक्ष को एक निश्चित मूल्य दे करके विवाह संपन्न कराते हैं। तो वधू को प्राप्त करने के लिए वो मूल्य दिया जा रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, वधू मूल्य। इसी वधू मूल्य को ही क्या कहा जाता है, पारिंगधन। ठीक है, आमतौर पे आपने हरियाणा क्षेत्र में, राजस्थान क्षेत्र में ये परंपरा जो है सुना होगा कि वहाँ पे खास करके लिंगानुपात कम रहता है, लड़कियों की संख्या लड़कों की तुलना में कम रहती है, तो वहाँ पे वधू मूल्य प्रचलित है। वहाँ पे वर पक्ष के द्वारा वधू पक्ष को जो है मूल्य दे करके विवाह किया जाता है। तो जनजातियों में भी आप याद रखिएगा कि वर पक्ष के द्वारा वधू मूल्य चुका करके या पारिंगधन दे करके, उसी धन को क्या कहते हैं जिसको वर पक्ष के लोग वधू पक्ष को देंगे, वो क्या कहलाएगा, पारिंगधन।
तो पारिंगधन चुकाकर या वधू मूल्य चुकाकर के विवाह करेंगे तो वो क्या कहलाता है, पारिंगधन विवाह। ठीक है। और इस वधू मूल्य के साथ साथ कई जगह पशु वगैरह देने का भी परंपरा है, साथ में गाय वगैरह भी आपका देते हैं। ठीक है। तो याद रखिएगा ये एक प्रकार का उल्टा दहेज है और ये भी खास करके गोंड जनजाति में क्या है आपका इसका प्रचलन है। तो चलिए इसको लिखते हैं, पारिंगधन। ठीक है। तो पारिंगधन के बारे में याद रखिएगा। और पारिंगधन को देखिए सामान्य शब्दों में क्रय विवाह भी कहते हैं। ठीक है। क्योंकि इसमें एक तरीके से मूल्य चुकाया जाता है तो ये क्रय विवाह भी कहलाता है। ठीक। तो पारिंगधन याद रखिएगा, इसे क्रय विवाह भी कहते हैं। इसमें वर पक्ष के द्वारा वधू मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता है। इसमें वर पक्ष के द्वारा वधू मूल्य चुकाकर विवाह किया जाता है। ठीक है। गोंड जनजाति में प्रचलित है ही, इसके साथ ये बाकी सभी जनजातियों में प्रचलित है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसको, लगभग सभी जनजातियों में प्रचलित है। ठीक है। तो ये जो पारिंगधन विवाह है लगभग सभी जनजातियों में इसका प्रचलन है। ठीक। अगला विवाह है आपका गुरावट। देखिए गुरावट इसको मैदानी भागों में कहते हैं, आप इसको गुरावट, इसको गोलत विवाह भी कहा जाता है और इसको विनिमय विवाह भी कहा जाता है। ठीक है। अब गुरावट या गोलत विवाह क्या होता है या विनिमय विवाह क्या होता है, इसको आप विनिमय शब्द से ट्रेस कर सकते हैं। फिर से दो पक्ष ले लेते हैं, एक है आपका वर पक्ष और एक है आपका वधू पक्ष। ठीक है। तो इन दोनों के बीच क्या संपन्न हो रहा है, विवाह संपन्न हो रहा है। ठीक है। वर और वधू की शादी हो रही है। अब होता क्या है कि वर की क्या है, एक बहन है और वधू का एक क्या है आपका भाई है। तो इनके बीच भी क्या करा दिया जाता है, विवाह करा दिया जाता है। अर्थात वर की बहन का विवाह वधू के भाई के साथ कर दिया जाता है। तो एक तरीके से क्या हो गया, विनिमय हो गया, एक्सचेंज हो गया। ठीक है। एक परिवार की लड़की जो है वो दूसरे परिवार में गई और दूसरे परिवार की लड़की जो है इस पहले परिवार में आ गई। ठीक। तो दोनों तरफ से जो है आपका आदान प्रदान होने के कारण इसको विनिमय विवाह भी कहते हैं। इस विवाह की खासियत ये है क्योंकि दोनों तरफ जो है वो आपका विवाह होता है, इसीलिए किसी भी पक्ष को क्या नहीं देना पड़ता, पारिंगधन नहीं देना पड़ता, वधू मूल्य वगैरह देना नहीं पड़ता है। ठीक है। क्योंकि दोनों तरफ से क्या संपन्न होता है, विवाह संपन्न होता है। आमतौर पे ये विवाह छत्तीसगढ़ की जनजातियों के अलावा छत्तीसगढ़ में मैदानी क्षेत्रों में भी सामान्य जातियों में भी होता है। उदाहरण के लिए क्षत्रिय समाज वगैरह हो गया, राजपूतों में इस प्रकार का विवाह देखने को ज़्यादा मिलता है। और मैदानी क्षेत्रों में इस विवाह को बेटा गुरावट भी कहते हैं। ठीक है। मैदानी क्षेत्रों में इसको गुरावट कहा जाता है, जनजाति भी गुरावट कहते हैं। सामान्य हिंदी में देखोगे तो इसको विनिमय विवाह कहा जाता है। और जो बिरहोर जनजाति है, बिरहोर जनजाति इस विवाह को गोलत विवाह भी कहती है। ठीक है। तो ये विनिमय विवाह याद रखिएगा, जिसको गुरावट के नाम से जाना जाता है, जिसमें वर की बहन का विवाह वधू के भाई के साथ जो है कर दिया जाता है। खासियत ये होती है कि चूंकि दोनों पक्ष में विवाह संपन्न होता है, इसीलिए किसी भी पक्ष को कोई मूल्य देना नहीं पड़ता, पारिंगधन देने की आवश्यकता नहीं होती है। मैदानी क्षेत्रों में अन्य जातियों में भी ये विवाह प्रचलित है, जिसको गुरावट भी कहते हैं। और बिरहोर जनजाति में इसको गोलत विवाह भी कहा जाता है। तो चलिए इसके बारे में लिख लेते हैं। गुरावट विवाह सबसे पहले याद रखेंगे बेटा कि इसे विनिमय विवाह भी कहा जाता है। गुरावट विवाह को विनिमय विवाह भी कहते हैं। इसमें वर की बहन का विवाह वधू के भाई के साथ किया जाता है।
इसमें वर की बहन का विवाह वधू के भाई के साथ किया जाता है और सामान्यतः समस्त जनजातियों में प्रचलित है। सामान्यतः समस्त जनजातियों में प्रचलित है, और ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ठीक है, अन्य जातियों में भी प्रचलित, जनजातियों के अलावा अन्य जो आपकी जातियां हैं, कई सारी जातियां हैं, उनमें भी इस विवाह का भी क्या है, आपका प्रचलन है। ठीक है। और मैंने एक फैक्ट बताया था कि बिरहोर जनजाति में इसी विवाह को क्या कहते हैं, गोलत विवाह। तो याद रखिएगा ये भी कि बिरहोर जनजाति में इस गुरावट विवाह को गोलत विवाह भी कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारे दो विवाह हो गए। कौन कौन से? पारिंगधन। पारिंगधन कहने का मतलब जब वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य चुका करके विवाह किया जाएगा। गुरावट एक्सचेंज है, जब वर की बहन का विवाह वधु के भाई के साथ कर दिया जाता है तो इसको क्या कहते हैं, विनिमय विवाह। ठीक है, गुरावट विवाह, या फिर बिरहोर जनजाति में इसको गोरत विवाह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा विवाह है वो है आपका पठौनी विवाह। ठीक है, देखते हैं पठौनी विवाह क्या होता है। ठीक, अब फिर से हम दो पक्ष ले लेते हैं। एक हमारा है आपका वर पक्ष और एक है आपका वधु पक्ष। आमतौर पे जो आपके सामान्य विवाह होते हैं उसमें होता क्या है कि वर पक्ष जो है इसके द्वारा बारात लेकर के जाया जाता है किसके यहाँ, वधु पक्ष के यहाँ, और वधु की क्या होती है, विदाई होती है। लेकिन जब ये उल्टा हो कहने का मतलब जब वधु पक्ष बारात लेकर के आए वर पक्ष के यहाँ, तब इस प्रकार के विवाह को क्या कहा जाता है, पठौनी। ठीक है, तो याद रखिएगा ये जस्ट उल्टा बारात है। पठौनी विवाह जो होता है इसमें वधु पक्ष के द्वारा वर पक्ष के घर बारात लेकर के आया जाता है। इस प्रकार का जो विवाह है वो खास करके गोंड जनजाति में जो है वो आपका प्रचलित होता है। तो याद रखेंगे बेटा, उल्टा बारात है, इसमें वधु पक्ष के द्वारा बारात लेकर के आया जाता है वर पक्ष के यहाँ। ये क्या कहलाता है, आपका पठौनी विवाह। तो याद रखेंगे इसमें या इस विवाह में युवती युवक पक्ष के घर बारात लेकर आती है। इसमें युवती युवक पक्ष के घर बारात लेकर आती है, और ये जो विवाह है इसका जो है ज़्यादा प्रचलन है किस जनजाति में, गोंड जनजाति में। ठीक है, अगला जो हमारा विवाह है वो है आपका हठ विवाह। ठीक है, हठ विवाह देखिए, हठ विवाह को समझते हैं। हठ विवाह देखिए दो प्रकार के हैं। ठीक, हठ विवाह एक ढुकू भी होता है और एक हठ विवाह आपका पैठुल भी होता है। ढुकू कोरवा जनजाति में कहा जाता है, कोरवा जनजाति के लोग हठ विवाह को ढुकू कहते हैं, और बैगा जनजाति के लोग हठ विवाह को पैठुल कहते हैं। तो पहले तो समझते हैं कि ये हठ विवाह है क्या। ठीक, देखिए जो कन्या है या जो आपकी युवती है और एक पक्ष है युवक पक्ष, ठीक है, और युवक का घर। आमतौर पे क्या होता है कि इसमें जो लड़की होती है या युवती होती है, यहाँ पे हठ शब्दों को याद रखिएगा। हठ कौन करेगी, युवती करेगी। किस चीज़ के लिए करेगी, युवक से शादी करने के लिए हठ करेगी। ठीक है, इसमें होता क्या है कि जो युवती होती है वो अपने पसंद के युवक के घर जाकर जबरदस्ती रहने लगती है, और तब तक वहाँ से नहीं जाती जब तक उसको स्वीकार नहीं कर लिया जाता, जब तक उसका विवाह लड़के के साथ नहीं करा दिया जाता। अर्थात युवती अपने पसंद के युवक के घर जबरदस्ती जाकर रहने लगती है और विवाह के लिए क्या करती है, हठ करती है। इसीलिए इस विवाह को क्या कहा जाता है, हठ विवाह।
कोरवा जनजाति में इसी हठ विवाह को ढुकू कहा जाता है और बैगा जनजाति में इसी हठ विवाह को पैठुल के नाम से जाना जाता है। नाम अलग अलग है लेकिन जो आपकी पद्धति है वो दोनों जनजाति में सेम है। तो याद रखिएगा, जब युवती अपने पसंद के युवक के घर जाकर के, लड़के के घर जाकर के ज़बरदस्ती रहने लगती है, विवाह के लिए हठ करती है और तब तक वहाँ से नहीं जाती जब तक उसका विवाह उस लड़के के साथ नहीं करा दिया जाता, तो इस विवाह को क्या कहते हैं? हठ विवाह कहते हैं। कोरवा में इस हठ विवाह को ढुकू कहा जाता है और बैगांव में इस हठ विवाह को पैठुल के नाम से जानते हैं। तो याद रखिएगा, हठ विवाह क्या होता है? इसमें युवती अपने पसंद के युवक के घर जाकर जबरदस्ती रहने लगती है, जबरदस्ती रहने लगती है एवं विवाह हेतु हठ करती है, एवं विवाह हेतु हठ करती है। इस हठ विवाह को कोरवा जनजाति में ढुकू तथा बैगा जनजाति में पैठुल कहा जाता है। इस हठ विवाह को कोरवा जनजाति में ढुकू तथा बैगा जनजाति में पैठुल कहा जाता है। ठीक है, बैगा जनजाति में क्या कहा जाता है? पैठुल कहा जाता है। ठीक, तो ये हो गया हमारा पठौनी और हठ विवाह। पठौनी में क्या रहेगा? युवती युवक के घर बारात लेकर के आएगी। हठ विवाह क्या है? युवती युवक के घर जबरदस्ती जाकर के रहने लगेगी और विवाह के लिए हठ करेगी। कोरवा में इसे कहते हैं ढुकू और बैगांव में कहते हैं क्या? आपका पैठुल। अगला जो विवाह है वो है हमारा आपका लमसेना विवाह, या इसको लमसेना जाना भी कहते हैं, इसको चरघिया भी कहते हैं, घरजन भी कहते हैं, घरजियाँ भी कहते हैं, कई प्रकार के नाम हैं। तो इसको समझते हैं। और सबसे ज़्यादा इस लमसेना को क्वेश्चन में आज तक सबसे ज़्यादा इसी को रिपीट कर करके पूछा गया है। देखिए, लमसेना, ठीक, या इसी को कहते हैं लमसेना जाना। ठीक है, इसी विवाह को कहा जाता है सेवा विवाह। ठीक, अब ये है क्या, थोड़ा समझते हैं। देखिए, फिर से दो पक्ष ले लेते हैं। एक वर पक्ष, ठीक है, वर की जगह मैं यहाँ पे लिख देता हूँ युवक, है ना, और युवती पक्ष हो गया। ठीक, तो आम तौर पे इस प्रकार की प्रथा तब अपनाई जाती है जब युवक पक्ष के पास या वर पक्ष के पास पारिंगधन देने के लिए पैसा नहीं होता। अभी मैंने समझाया कि पारिंगधन होता क्या है, कि वर पक्ष के द्वारा वधु मूल्य चुका करके विवाह किया जाएगा। मतलब वधु पक्ष वाले को, कन्या पक्ष वाले को या युवती पक्ष वाले को पैसा दे करके जो है आपका विवाह किया जाएगा। लेकिन युवक पक्ष या युवक इस स्थिति में है कि उसके पास पारिंगधन देने के लिए कुछ नहीं है, तब इस प्रकार की प्रथा जो है वो अपनाई जाती है। इसमें होता क्या है, शादी से पहले, विवाह के पहले जो युवक है वो युवती के घर जाकर के रहने लगता है और अपने होने वाले जो सास ससुर हैं या युवती के जो आपके परिवार वाले हैं, इनकी क्या करता है? सेवा करता है। ठीक है, फिर से बोल रहा हूं कि विवाह के पहले युवक युवती के घर जाकर के रहने लगता है और युवती के परिवार वालों की, विशेषकर अपने होने वाले ससुर की या युवती के पिता की क्या करता है? सेवा करता है, उसका दिल जीतने का प्रयास करता है, अपने ससुर की आय में वृद्धि करने का प्रयास करता है। और जब उसके परिवार वाले, युवती के माता पिता जब संतुष्ट हो जाते हैं, तब वो अपनी बेटी का विवाह उस युवक के साथ कर देते हैं। ठीक है, अब ये युवक अपने होने वाले ससुराल में या उस युवती पक्ष के यहाँ कितने दिन तक रह करके सेवा करेगा, ये फिक्स नहीं है। ये डिपेंड करता है उसके परिवार वालों की संतुष्टि पे।
आमतौर पर ये 2 साल या उससे अधिक की अवधि भी हो जाती है। तो जितनी भी अवधि रहे, यह अवधि जिसमें यह युवक अपने होने वाले ससुराल में जाकर रहता है और अपने भावी ससुर की सेवा करता है, इसी अवधि को कहा जाता है लमसेना जाना। और उस युवक को ही क्या कहते हैं? लमसेना। युवक को क्या कहते हैं? लमसेना। और ये जो आपकी अवधि है जिसमें यह युवक जो है वो अपने होने वाले ससुराल में जाकर के रहता है, इसी अवधि को क्या कहते हैं? लमसेना जाना। ठीक है। गोंडों में इस विवाह को चरघिया भी कहते हैं। गोंड जो जनजाति के लोग हैं वो इस विवाह को चरघिया के नाम से भी जानते हैं। और जो युवक रहता है उसको इन लोग लमनाई कहते हैं। ठीक है। तो गोंड जनजाति में ये जो आपका विवाह है ये अलग नाम से जाना जाता है। गोंड में इसको चरघिया भी कहा जाता है और जो युवक रहता है और युवक को कहते हैं लमनाई। ठीक है। आमतौर पे युवक को लमसेना कहा जाता है और अवधि को कहा जाता है लमसेना जाना। गोंडों में इस विवाह को चरघिया कहते हैं, युवक को क्या कहते हैं? लमनाई। क्योंकि इसमें सेवा किया जाता है इसीलिए इस विवाह को सामान्यतः सेवा विवाह भी कहते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये जो आपका सेवा विवाह है और अलग अलग जनजाति में और अलग अलग नामों से जाना जाता है। कंवर जनजाति में इसको घरजन कहा जाता है। घर में जाकर के रहना क्या कहलाया? घरजन। जो बिंझवार जनजाति है उसमें घरजियाँ कहा जाता है। तो बिंझवार में इसको घरजियाँ, कंवर में घरजन, गोंडों में चरघिया, जो युवक है उसको लमनाई कहते हैं। सामान्यतः युवक को लमसेना और वो अवधि क्या कहलाती है? लमसेना जाना। इसीलिए इस जो आपके विवाह है इससे ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। एक बार और मैं बता रहा हूँ, उसके बाद मैं लिखता हूँ। याद रखिएगा, लमसेना जाना जो विवाह है एक प्रकार का सेवा विवाह है। इस विवाह में होता क्या है कि युवक विवाह से पूर्व, ठीक है, अपने भावी ससुराल में या युवती के घर में जाकर के रहने लगता है और उसके परिवार वालों की, विशेषकर उसके ससुर की सेवा करता है, उनको संतुष्ट करने का प्रयास करता है, उनकी आय में वृद्धि करने का प्रयास करता है। ठीक है। और ये अवधि कितनी रहेगी वो फिक्स नहीं है, वो उनकी संतुष्टि पे डिपेंड है, लेकिन आमतौर पे 2 साल के आसपास की अवधि रहती है। ठीक है। इस प्रकार के युवक को लमसेना कहते हैं और ये अवधि जिसमें वह अपने भावी ससुराल में रहता है वो अवधि कहलाती है लमसेना जाना। सामान्यतः यह तब किया जाता है जब युवक के पास देने के लिए पैसे नहीं होते, अर्थात पारिंगधन देने के लिए नहीं होता उसके पास। गोंडों में इन प्रकार के विवाह को चरघिया कहते हैं और युवक को कहते हैं लमनाई। कंवर में कहते हैं घरजन, बिंझवार में कहते हैं घरजियाँ। याद रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लमसेना विवाह। इसमें युवक विवाह के पूर्व युवती के घर जाकर उनके परिवार की सेवा करता है तथा उनका दिल जीतने का प्रयास करता है। ठीक है। इस प्रकार के विवाह में युवक को लमसेना क्या कहा जाता है? युवक को लमसेना तथा इस प्रक्रिया को लमसेना जाना कहते हैं। युवक को लमसेना तथा ये जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जाता है? लमसेना जाना कहा जाता है। ठीक है। इसे सेवा विवाह भी कहते हैं क्योंकि इसमें सेवा किया जाता है, इसीलिए इसे सेवा विवाह भी कहते हैं। साथ ही अलग अलग जनजातियों में मैंने अलग अलग नाम बताए, इसको भी याद रखिएगा। गोंडों में इस विवाह को चरघिया
गौड़ों में इस विवाह को चरघिया तथा युवक को लमनाई कहते हैं। गौड़ों में इस विवाह को चरघिया तथा युवक को लमनाई कहते हैं। ठीक है। कंवर में इसे घरजन कहते हैं। कंवर में इसे क्या कहते हैं? घरजन कहते हैं। तथा बिंझवार में इसे घरजियाँ कहते हैं। बिंझवार में इसे घरजियाँ कहते हैं। तो ये हो गया लमसेना या आपका सेवा विवाह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा विवाह है वो है आपका भगेली और पोटा विवाह। तो इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं भगेली के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो आप याद रखिए बेटा कि जो भगेली विवाह है ये विशेष रूप से जो है वो आपका माड़िया जनजाति में प्रचलित है। माड़िया पढ़ाने के दौरान मैं इसको बताया हूँ आपको। ठीक है, अब ये भगेली है जो एक प्रकार का यह भी हठ विवाह है, लेकिन थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि फिर से हम ले लेते हैं युवक या लड़का पक्ष या वर पक्ष, और ले लेते हैं क्या आपका युवती। ठीक है, अब इसमें कंडीशन ये होता है कि युवती जो है वो इस युवक को पसंद करती है, लेकिन लड़की के जो माता पिता हैं वो इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। किसके माता पिता? लड़की के माता पिता इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसे में युवती क्या करती है कि रात्रि में वो अपने घर से भागकर उस युवक के घर चली जाती है। ठीक है, शॉर्ट में अगर याद रखेंगे तो आपको इतना याद रखना है कि भगेली विवाह में युवती रात्रि में अपने प्रेमी के घर में जाकर के रहने लगती है, वो कहलाता है भगेली विवाह। डिटेल में अगर हम देखें तो युवती के माता पिता जब इस प्रकार के रिश्ते को नहीं अपनाते हैं, ठीक है, तो युवती जो है वो आपका विवश होकर के रात्रि में अपने घर से भाग जाती है और चली जाती है युवक के यहाँ। अब इसमें प्रथा है, ठीक है, ये युवक के घर जा कर के युवक के घर में उसके छप्पर के नीचे जो है वो आपका खड़ी हो जाती है। अब जो लड़का है वो अपने छप्पर पे एक लोटा पानी फेंकता है और उसका पानी जो है छत से बहते हुए जब लड़की के सिर पे गिर जाता है, ठीक है, तो लड़के की जो माँ है उस युवती को घर के अंदर ले लेती है और उसी रात्रि में मड़वा गाड़ करके उस लड़की का उस लड़के के साथ क्या कर देते हैं? आपका विवाह कर देते हैं। ठीक है, उस लड़की की जिम्मेदारी जो है आपका गांव का मुखिया ले लेता है और गांव का मुखिया जो है वो उस लड़की के परिवार वालों की उस लड़की के भगेली होने की सूचना देता है कि आपकी लड़की क्या हो गई? भगेली हो गई, और उसका अमुक लड़के के साथ क्या किया जा रहा है? विवाह किया जा रहा है। मतलब ये जो सूचना है वो विवाह से पहले दी जाती है। ठीक है, तो यह विवाह माड़िया जनजाति में होता है जो कि कहलाता है भगेली। एक बार और बता रहा हूँ, फिर इसको हम लिखेंगे। ठीक है, इस विवाह में आपका युवती के माता पिता जब संबंधित युवक से विवाह करने के लिए तैयार नहीं होते रहते हैं तो लड़की जो है वो रात्रि में अपने घर से भाग जाती है और अपने प्रेमी या संबंधित युवक के घर चली जाती है। उसके घर के छपरी के नीचे, छत के नीचे वो खड़ी होती है। युवक के द्वारा आपका एक लोटा पानी जो है छत के ऊपर डाला जाता है और छत का जो आपका पानी है बह करके जब लड़की के सिर पे गिरता है तो लड़के की जो माँ है, ठीक है, युवक की जो माँ है उस लड़की को घर के अंदर ले लेती है। ठीक है, और उस लड़की की जो जिम्मेदारी है उस गांव का मुखिया ले लेता है। वो मुखिया संबंधित युवती के परिवार वालों को, उसके माता पिता को उनकी बेटी के भगेली होने की सूचना देता है और रात्रि में ही मड़वा गाड़ करके उनका विवाह संपन्न करा दिया जाता है। ये विवाह क्या कहलाता है? भगेली विवाह। इसको मैं शॉर्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ। इस विवाह में लड़की